अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9 स्टडी करना है। इस चैप्टर का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यानी इसमें जो भी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमने उसके बारे में सारा स्टडी करना है। तो सबसे पहले उसने हमें टॉपिक का नेम दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे वो हमें ये बताएगा कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप में दिया हुआ है तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। बिकॉज अभी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन में आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में डिफरेंस का पता होना चाहिए। उसके अलावा हम डी वाई बाई डी एक्स को भी स्टडी करेंगे, जिसमें हमें वाई और एक्स के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों में से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये बात आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक के फर्स्ट चैप्टर में कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो उस टाइम पे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी आजादना वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि x को हम आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करते हैं, कोई भी वैल्यू हम इसको दे सकते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, सिंपल आपने कैलकुलस पढ़ी, जब हम उसमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो उसमें हम इनपुट दे रहे थे और आउटपुट में जो रिजल्ट आता है वो वैल्यू y को असाइन होती थी। तो इससे हमें ये पता चला कि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी x को जो वैल्यू देंगे उसका आंसर y को जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से हमने y को डिपेंडेंट वेरिएबल का नेम दिया। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि x को वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का टर्म में यूज करेगा और y को डिपेंडेंट की टर्म में यूज करेगा। अब एक चीज याद रखिएगा, एक्स वाई वेरिएबल हैं, इनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। जहाँ पे एक्स लिखा है वहां पर वाई आ जाएगा और जहां पर वाई है वहां पे एक्स आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर y आ जाए यहाँ पे x आ जाए तो उस टाइम पे y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सॉरी हमारे पास y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बस ये बात याद रखनी है कि जितनी भी हम बुक्स फिलहाल पढ़ेंगे और जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपने उसके अलावा डीटेल की बुक पढ़ी होगी, ओडीई एंड पीडीई, उसके अलावा इंटेग्रल भी होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो जनरल टर्म जितने भी राइटर्स हैं वो यूज करते हैं वो वाई को डिपेंडेंट ही कहते हैं और एक्स को इंडिपेंडेंट के टर्म में यूज करते हैं। मेन अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज भी आ जाता है और वहां पर मेंशन नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तब वो ये बात याद रखिएगा, आप हमेशा एक्स को इंडिपेंडेंट ही कंसीडर करेंगे और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट में है उसने एक डेफिनेशन बताई है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो जैसा कि आपको पता है, आपने सुना होगा या इधर उधर से कहीं से पता चल गया होगा आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये इजीली पूछ लेते हैं और मोस्टली इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सिंपल वर्डिंग में बताएं। तो उस टाइम पे ये आपने कहना है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये चीज याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव।
या अगर वो कहे कि मजीद एक्सप्लेन करें इसको, तो तब आपने कहना है कि अगर हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें, तो ऐसे टाइम पे जो हमारी पूरी इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो ये आपको पता है कि वाई हम जस्ट वन टाइम यूज करेंगे, इसलिए वो कहता है कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी एक्स है, उसने क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी अगर इधर एक्स है, आपको याद हो पार्शियली डेरिवेटिव, तो पार्शियली डेरिवेटिव में आपको पता है कि जैसे ये देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इधर नीचे एक्स वाई जेड, मतलब तीन वेरिएबल वो नीचे यूज कर रहा है, तो यानी वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए उसने लिखा है कि वन और मोर। ये चीज याद रखिएगा, ये जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो यहाँ पर क्या कहता है, यू डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में ले रहा है और एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, बट अगर आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम देखे बगैर ही, मतलब अगर नहीं भी उसने मेंशन किया हुआ तो हम बता सकते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो क्या करता है, वो यहाँ पे कुछ टर्म को यूज करता है, वो आपको यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर के बारे में बताता है। फिर यहाँ पे मेन जो उसने एग्जांपल दी है वो डिग्री ऑर्डर की बताई हुई है, बट उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लें कि ये जो उसने सारी इक्वेशंस मेंशन की हैं, ये उसने एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे मेंशन की हैं, कि ये सारी की सारी एक डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब वो आगे जाएगा और यही पिछले वाले एग्जांपल्स को यूज करेगा और यहाँ से डिग्री ऑर्डर ओडीई एंड पीडीई की डेफिनेशन बताएगा कि ये क्या होता है। ये डिग्री ऑर्डर ओडीई पीडीई ये और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पांच डेफिनेशंस तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यू में वो पूछ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन या व्हाट इज ओडीई, व्हाट इज पीडीई, व्हाट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे आपको इसका पहले भी आइडिया होगा, बट मैं फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी कि ओडीई क्या होता है, जिसको शॉर्ट में आपको पता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको ओडीई लिखा जाता है क्योंकि वर्ड लेंथी है, तो हम जाहिर बात है पूरा वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट आ जाए, यानी सिंपल डी वाई बाई डी एक्स आ जाए। यानी हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था और हमने विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ वन यानी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, यानी डी वाई बाई डी एक्स। जो हमारे पास ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ये हमारे पास एक ओडीई है। और पीडीई क्या होती है, पीडी में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक से ज्यादा होते हैं, यानी दो, तीन, चार, पांच, अप टू सो ऑन, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसे पीडीई कहा जाता है। सिंपल उसने यही बात लिखी हुई है कि इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर यूज हो जाए तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पीडीई कहा जाता है। फिर उसने ऊपर वाले एग्जांपल में से देख के बता दिया कि ये पीडी है। बस सिंपल याद रखें कि जिसमें पार्शियल यूज हो जाए वो हमारे पास पीडीई होती है, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स यूज हो जाए उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास है व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर देख लें, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो उसने कहा है कि हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो यानी कि जो आपका पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होता है, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। और डिग्री क्या होता है, द डिग्री इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिंपल उसने ऑर्डर के बारे में बताया कि ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर में जो टर्म होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। उसने भी बताया कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन थी उसमें हमारे पास ऑर्डर भी वन है, डिग्री भी वन है। ऑर्डर वन का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव भी वन है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर भी वन है। तो यहाँ से आप देख लें, आप खुद देखें, ये जो एग्जाम्पल नंबर वन है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, यानी डेरिवेटिव कितनी बार आ रहा है। तो आपने खुद देखा कि डेरिवेटिव सिर्फ वन टाइम्स है, तो इसका मतलब ये है
कि इसकी जो ऑर्डर है वो वन है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर में कोई वैल्यू दी हुई है, हाँ जी वन है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी वन है। सिमिलरली एग्जांपल टू में देखें, इसमें आपने देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। देखें यहाँ पे टू है, इधर वन है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो टू है। अब आपने डिग्री बतानी है, डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की देखनी है, तो इसकी डिग्री वन है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर में वन है। अब कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर टू है ये देख लेते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि जो डिग्री है ना वो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है। वो ये नहीं देखते कि डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखनी है। वो सिंपल कहीं पे भी जहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है उसकी पावर देख लेते हैं, यानी कि वो यहाँ से जो है इसका ऑर्डर तो टू बता देते हैं, बट डिग्री वो भूल कर यहाँ पे टू कह देते हैं। लेकिन उनको वो ये भूल जाते हैं कि हमने उसकी डिग्री देखनी है जिसका डेरिवेटिव देखा था, बाकी सारी टर्म्स खत्म हो जाती हैं। इसका ध्यान रखना है। दूसरा ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम दी हुई है, आपने उसकी डिग्री और ऑर्डर निकाला, तो सबसे पहले आपने अगर उसके ऊपर कोई पावर आ रही है उसको फिनिश करना है। ये डिग्री और ऑर्डर से एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं और बहुत बार आ चुके हैं, तो इसलिए आपने इनको ध्यान से समझना है। तो थर्ड में देखें, इस तरीके से टर्म दी हुई है, मैंने आपको खुद कहा था कि अगर होल की पावर में हो तो आपको उसको पहले सिंपलीफाई करना होगा, यानी अपने रेशो सिंपल वर्डिंग में खत्म करना है। तो मैंने क्या किया, रेशो में देखिए वन ओवर टू है, बेशक थ्री बाई टू, बट रेशो तो वन ओवर टू की है, तो मैंने टू से कर दिया मल्टीप्लाई। जब टू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दूसरी साइड पे सारी बातें टू आ जाएगा, तो इधर सिंपल थ्री बच गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से हाईएस्ट डेरिवेटिव देखा, देखिए ये वन है डेरिवेटिव, और ये हाईएस्ट डेरिवेटिव टू है, तो इसका मतलब ये इसका ऑर्डर हो गया, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की टोटल पावर कितनी है, वो टू है, तो इसका मतलब वो इसकी क्या हो गया, डिग्री हो गया। और उसके बाद पार्शियल की बात आ जाती है, तो देखिए ये अगर फोर है तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, वन है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर वन है और डिग्री भी इसकी क्या हो जाएगी, सॉरी इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो टू है और डिग्री हमारे पास वन है। तो देखिए यहाँ पे भी ऑर्डर टू एंड डिग्री वन लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल है। आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है कि क्वेश्चन सिंपलीफाई होना चाहिए, यानी होल की पावर में कोई रेशो टाइप या फ्रैक्शन टाइप चीज नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके खत्म करना है। फिर दूसरी बात, आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, वो देखना है, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, और जो डिग्री है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है। तो ये तीन स्टेप्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप डिग्री और ऑर्डर अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का बता सकते हैं। के बाद हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में भी, या कोई क्वेश्चन आ जाता है और कहा जाता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है, डिफरेंशियल है, या कुछ भी और ऑप्शंस आ सकते हैं। तो सिंपल आप याद रखिएगा, अगर आप एग्जांपल से देखें तो मेरे ख्याल से जल्दी समझ आ जाएगा आप लोगों को। इसमें है कि हमारे पास जो, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती है। सबसे पहले ये तीन कंडीशंस आपने बस ज़बानी याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑल ऑफ डिग्री वन। तो यानी y आपके पास एक अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो और जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री हमेशा वन होनी चाहिए। तो उसने एक एग्जांपल हमें खुद से भी कोई भी से भी उठा कर दे दी, उसने ये दी हुई है। इसमें हमने देखा कि जहां पर y आ रहा है और उसका डेरिवेटिव है, उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि देखें y, ये y लिखा हुआ था, इसकी पावर वन है, हाँ जी ये बात तो ठीक हो गई है। उसके बाद जो इसकी डिग्री है, यानी कि देखें y हमारे पास डिपेंडेंट है, तो मैंने खुद देखा कि y की जो डिग्री है, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी जो पावर आपने खुद देखी ऊपर वन है, तो हाँ जी पावर भी वन है और जो y की वैल्यू है वो भी वन है। तो मुझे सिंपल आइडिया हो गया कि मेरी पहली कंडीशन लीनियर इक्वेशन की सेटिस्फाई है। नेक्स्ट में उसने कहा है कि नो प्रोडक्ट ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव अपेयर, y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट कहीं नहीं आना चाहिए। बट मैंने इसमें देखा कि y का प्रोडक्ट dy बाई डी एक्स के साथ आ रहा है, यानी ये कंडीशन जो है ये लीनियर में नहीं होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी।
दूसरा है कि नो ट्रांसलेटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव अकर, यानी कि जो y आपके पास वेरिएबल है उसका कोई ट्रांसलेटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, यानी साइन वाई, कॉस वाई, टेन वाई, ई की पावर वाई, कोई भी ट्रांसलेंटल फंक्शन मौजूद नहीं होना चाहिए, और उसके डेरिवेटिव का भी। तो अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब आप कहते हो कि वो आपके पास लीनियर है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होती है। तो पहली कंडीशन याद रखनी है कि y की पावर वन होनी चाहिए और इसके डेरिवेटिव की डिग्री वन होनी चाहिए। दूसरी y का उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी ये कि y के अकॉर्डिंग कोई ट्रांसलेटल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो लीनियर है, अगर नहीं है तो वो नॉन लीनियर हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, ये आपने याद रखनी है। अक्सर औकात कोई क्वेश्चन आपको दे दी गई होगी और पूछा होगा कि बताएं ये लीनियर है कि नहीं है, या कोई भी ऐसी टर्म आपको वो दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि सोल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। सिंपल आप याद रखें कि सोल्यूशन आपके पास एक ऐसी टर्म होती है, कोई भी अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी सोल्यूशन एक ऐसी टर्म होगी जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को सेटिस्फाई करेगी। आपने खुद भी पहले कहीं पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका कोई आंसर आ रहा है, तो अगर आप उस आंसर को सवाल में पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब वो जिस वैल्यू को हमने पुट किया था वो उसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे वो यही बात करता है कि a solution of a differential equation is a solution between the variable not containing derivative such that the derivation and the derivative obtained from it satisfy the differential equation। तो यही कह रहा है कि सोल्यूशन आपके पास एक ऐसा आंसर होता है जिसमें कोई डेरिवेटिव नहीं आता। उसके पास ये टर्म थी, उसने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली और y की वैल्यू निकाल दी, तो ये इसका सोल्यूशन है। और जब हम इस सोल्यूशन को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, तो इससे मुझे पता चल गया कि इसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब ये उसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन आ जाता है। अब हमारे पास सोल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक जनरल और दूसरा पार्टिकुलर। अभी आप पढ़ोगे बाद में जाकर जनरल और पार्टिकुलर के सम से भी सोल्यूशन बनता है। फिर उसने कहा कि सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन के इक्वल होते हैं। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, और कांस्टेंट्स जो हम आंसर में लाएंगे। इधर आपने देखा कितने कांस्टेंट्स हैं, एक और दो कांस्टेंट्स हैं। और ये जो इक्वेशन आपको दी हुई थी इसकी ऑर्डर भी कितना था, टू था। तो दो कांस्टेंट और आपके पास क्या है, दो क्या है, उसका ऑर्डर है। तो इसका मतलब जो अब आंसर एंड वाला होगा उसको हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होता है, अ सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द कांस्टेंट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। और अगर हमारे पास इनिशियल या बाउंड्री वैल्यूज दी हों, अगर हम उनमें ये ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी इधर कोई ना कोई आंसर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर टू आया और इधर थ्री आया, और ऐसी सूरत में जो सोल्यूशन बनता है उसको क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यानी अगर कांस्टेंट को कोई वैल्यू दे दी जाए तो उससे जो हमारे पास आंसर बनता है उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। उसने सिंपल सी बात बताई है कि सिंपल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, और जनरल सोल्यूशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वो थोड़ी सी बात बता देगा कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। बट ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपके पास पेपर में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और पूछा होगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी फिर नीचे आपके पास ऑप्शंस में सॉल्यूशन दिए होंगे y की टर्म में, आपको बताना होगा कि आप जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो मेन काम जो है वो आपका एक तो डिग्री ऑर्डर का था, लीनियर था, और दूसरा बात ये आपको मेथड आने चाहिए सारे के सारे कि आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। उसके बाद आपके पास एक डेफिनेशन आ जाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की एंड फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सिंपल आप बात याद रखें कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर आपके पास कोई भी है तो उसमें हमारे पास जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो सेम सेम रहती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास y0 1 के इक्वल है आंसर के अंदर, और इधर भी y0 फॉर एग्जांपल 2 के बराबर है, तो इससे आप कहोगे कि ये आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। और फाइनल वाली वैल्यू प्रॉब्लम में जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है, और अगर डिफरेंट है तो वो हमारे पास फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है।
तो इन चीजों से हट के अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। तो सबसे पहली आपके पास टाइप है सेपरेबल इक्वेशन। तो यानी आपके पास कोई प्रॉब्लम दी होगी, उस प्रॉब्लम में आपने एक्स और वाई की वैल्यू को अलग करके इंटीग्रेशन लेके सिर्फ वाई की वैल्यू निकालनी है। एक चीज याद रखें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब के सब प्रॉब्लम में आपने वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे मर्जी सॉल्व करें क्वेश्चन, बस आपने वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल दी है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई वाई। मुझे पता है मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है और डेरिवेटिव को खत्म करना है। तो जाहिर बात है डेरिवेटिव खत्म करने के लिए तो मुझे इंटीग्रेशन लेना होगा, इस चीज का तो मुझे आइडिया है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको सेपरेबल कर दिया। तो यानी मैंने y की टर्म अलग कर दी और मैंने x की टर्म को अलग कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरे पास ये टर्म आ गई। तो देखिए ये पूरी की पूरी टर्म y में मौजूद है, मैंने इसकी इंटीग्रेशन ली, और ये पूरी की पूरी टर्म x में मौजूद है, तो मैंने इसकी इंटीग्रेशन ली। सिंपल इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई, इसको सॉल्व किया इंटीग्रेशन ये आ गई, तो सिंपल मेरे पास ये इक्वेशन बनी है जिसका सोल्यूशन है। अगर आप चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू को भी अलग कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है इसको कहा जाता है सेपरेबल इक्वेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, बस हमने x और y की टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेशन लेके y की वैल्यू निकालनी है। ये सिंपल सी कोई लीनियर इक्वेशन बना लेनी है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x tan y लिखा हुआ है। आपने x की वैल्यू अलग कर ली और y की वैल्यू अलग कर ली। तो जब आपने वैल्यूज को अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद आपने सिंपल क्या किया, उसकी इंटीग्रेशन ले ली। तो जब इंटीग्रेशन लेके आपको आगे तो सॉल्व करना आता है कि इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन लेके सिंपलीफाई में एंड में जो भी आंसर आ रहा है वो हमारे पास उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब ये जितनी की जितनी प्रॉब्लम्स है सब में ऐसे करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सॉल्व एक्स साइन वाई डी एक्स एक्स स्क्र प्लस 1 कॉस वाई डी वाई। इधर भी आपने क्या किया, आपने एक्स और वाई के टर्म्स को अलग अलग किया। तो देखें जब उसने अलग अलग किया ये हो गया। उसके बाद उसने इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन सिंपलीफाई जब उसने ली तो हमारे पास ये टर्म आ गई यहाँ पे। फिर उसने यहाँ पे सिंपल बता दिया, हमें पता है कि नेचुरल लॉग से पहले अगर कोई टर्म आती है उसको पावर में लिख दिया जाता है। तो देखिए उसने 2 को पावर में लिख के ये बन गया। बाकी जो कांस्टेंट है इस पूरे को मैं एक और किसी कांस्टेंट का नाम दे सकती हूँ, जिसे उसने सी का नाम दे दिया। तो कॉन्स्टेंट्स को तो आप जो मर्जी लिखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ C2 को C1 कह दें, जैसा भी करें आपकी मर्जी है, बस आपने सिंपल एक लीनियर टाइप की इक्वेशन बनानी है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि सॉल्व द इनिशियल वेरी प्रॉब्लम दिस। आपने पहले तो इक्वेशन को सेपरेबल कर दिया, सेपरेबल करने के बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू अलग करी की, अलग करने के बाद आपने देखा यहाँ पर y की वैल्यू निकल गई। इसमें उसने जो कंडीशंस दी हुई थी, प्रॉब्लम दी हुई थी, मैंने वो वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद एंड में मेरे पास ये आंसर आ गया, और ये मेरे पास इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है।